टिकट पार्टियों की नहीं, पार्टी की टिकट तो जुगाड़ हो जाया करते हैं, जुगाड़ हो जाया करते हैं, परंतु इस जनता का जुगाड़ कौन करे? सवाल इस बात पे है, इसका जुगाड़ बिठाओगे तुम। इस बात पे वोट दे दिए कि यह गरीबनी है, इसकी मकान की लेपड़ पट रही है, वह ठीक करा लेगी, छोरा ब्याह लेगी, छोरी ब्याह लेगी। क्यों आएगा नहर सैनी? कोई ग्रांट दी नहीं, किसी गांव में आया नहीं। ग्रांट बांटने चली, अब चल करके ग्रांट बांटी, कैसे अपने रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए दे दिए और कोई गरीब दिखा ही नहीं। आपके जिले में भी सफाई के नाम पे 32 करोड़ रुपए आए थे। तो नेताजी का लंबा ठाढ़ा कद और सियासत में भी एक बड़ा कद। फिलहाल स्टार नेता रामपाल माजरा की मैं बात कर रहा हूं और गांव कोटड़ा में पहुंचे हैं, जिसमें मित्र मिलन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे से बुलावे पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए। फिलहाल माजरा साहब से ही बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उद्देश्य है इस सभा का और आगे भी क्या इस प्रकार की बड़ी सभाएं होती रहेगी और सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं उन पर भी खास बातचीत कर लेते हैं। माजरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी माजरा साहब, सबसे पहले सीधा सवाल, क्या उद्देश्य है? क्योंकि भाषण के दौरान भी मैंने ये देखा कि अब तमाम लोग कह रहे हैं कि टिकट के भरोसे नहीं, आपके भरोसे बैठे हैं, लोगों के भरोसे बैठे हैं, क्या तैयारियां हैं? टिकट तो जनता देती है जी। टिकट तो कई बार लिए हैं, टिकट पार्टियों ने दिए भी हैं, परंतु जनता ने कई बार टिकटों को नकार दिया जी और चुनाव हरा दिया जी जब तक जनता टिकट नहीं देगी तो पार्टी का टिकट के कोई मायने नहीं। जी। इसलिए हमने अपने सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का संकल्प लिया है और इस उद्देश्य से कि हम राजनीतिक तौर से अब की बार चुनाव लड़ेंगे ताकि आने वाले समय में हम इस क्षेत्र का विकास कर सकें जी। और आज की मीटिंग का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि इस ब्लॉक के राजौंद ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को से रूबरू हो जाए और उनसे सबसे राय ली जाए और उनसे संपर्क किया जाए और संपर्क अभियान तेज किया जाए और सबसे मिला जुला जाए जी। संभव कैसे रहा कि बिना राजनीतिक दल में आप आपके चेहरे पर भी इतने लोग पहुंच जाते हैं जहां पर राजनीतिक दल इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते? ये सब साथी मेरे दुख सुख के साथी हैं और मैं इनका दुख सुख का साथी हूँ। मेरे से इनका जुड़ाव इतना ही है कि मैंने सोच समझ के तो यही बुलाया था कि 500-700 हो जाएंगे, पर हज़ारों की तादाद में पहुँचे जी। मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ और मेरा इनका लगाव बहुत पुराना है, 40 बरस हो गए, 2-2, 3-3 पीढ़ियों को जानता हूँ और सब मेरे हर प्रकार से भला चाहने वाले हैं और मैं भी इनका बहुत भला चाहने वाला जी। सियासी हालात कहाँ पर देखते हैं जहाँ कांग्रेस में लाइनें लगी हैं टिकट को लेकर लोगों की और लगातार कांग्रेस ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये ठीक है कि इसके बारे में तो दर्जनों लिस्ट बन चुकी है, दर्जनों लिस्ट कल्याण विधानसभा क्षेत्र में है जी। मैं इस कांग्रेस पार्टी में हूँ नहीं जी, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेरे माननीय साथी हैं जयप्रकाश जी, उनसे पूछ लेना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आते रहते हैं, आप उनसे संपर्क करना, वो बताएंगे सभी कैंडिडेटों के बारे में और किसको मिलेगा टिकट, किसको नहीं मिलेगा, उनको ज़्यादा पता है। मुझे कांग्रेस के बारे में, दूसरे के घर में के बारे में मुझे नहीं पता, परंतु भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन की जो सरकार है, ये ठगबंधन की सरकार है। इसमें बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, किसान दुखी हुए, मजदूर दुखी हुए, इसमें नौजवान दुखी हुआ, क्योंकि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है कि हमारे नौजवान विदेशों की ओर जा रहे हैं और जिस प्रकार से
भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, सफाई घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ और रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और ये अपने घर भरने में लगे हुए हैं। जनता उतारू है इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो हल्के में आपके जो तमाम कार्यकर्ता हैं आगे के कार्यक्रमों को लेकर? कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि आपस में और जुड़ाव करें। एक दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री, हीरा कंसल्टेंसी कैथल से आप हमसे टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। 2 दोस्त और बनाएं जिसकी वजह से हम अपने सही मुकाम पे पहुंच सकें और मजबूती के साथ जुट जाएं। अब समय है हमारे संगठन को और मजबूत करने का। जी, तो ये थे हमारे साथ रामपाल माजरा जी, जिन्होंने 2024 के लिए कमर कस लिया है और तमाम लोगों का काफिला अगर बात करें तो यहाँ पर पहुँचा था और जो सैकड़ों लोगों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया, लेकिन हजारों लोगों की यह जनसभा परिवर्तित हो गई। और फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस जनसभा का, क्या कुछ प्रभाव 2024 के चुनाव में पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। गिला शिकवा शिकायत उनसे है, भारतीय जनता पार्टी से या जेजेपी से। जेजेपी से और बीजेपी से इसलिए गिला शिकवा है कि बीजेपी ने ये कहा था कि हम 75 पार करेंगे और उन्होंने दूसरों ने कहा था कि हम इसको जमुना पार करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को भी तोड़ दिया। चुनाव नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 सीटें हार गई, 40 जीती और जजप्पा वालों ने उनकी गोद में बैठ करके राज चलाने का काम किया है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन की सरकार बनी और ठगबंधन की सरकार ने लोगों से वादे किए थे। किसानों से मुख्यतः वादा किया था कि किसानों स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। किसानों से विशेष तौर से कहा था कि आमदनी तुम्हारी दुगनी कर देंगे। किसानों से ये विशेष तौर से कहा था कि आपके अच्छे दिन ला देंगे, परंतु ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ना आमदनी दुगनी हुई। आमदनी दुगनी होने का तो प्रश्न इसलिए नहीं था क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही थी। इनके राज में रोड़ी, बजरी, सीमेंट, सरिया, लोहा, खाद, सीमेंट, सरिया सब महंगा हो गया था। आप सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे थे। कीटनाशक दवाएं, खरपतवार नाशक दवाएं, इनके भाव बढ़ रहे थे। किसान को ज़रूरत पड़ती थी डीएपी खाद की तो कहते थे यूरिया ले जाओ, यूरिया की ज़रूरत पड़ती तो कहते थे अब डीएपी ले जाओ, डीएपी की लोड पड़ती तो फिर कहते इसके साथ दवाई लगेगी। ना खाद था ना बीज था, लाइनों में लग के मिला, जिसकी वजह से उत्पादन लागत बढ़ गया और आमदनी घट गई। यानी कि आमदनी घटने लगी और खर्चे बढ़ने लगे तो कर्जा बढ़ने लगा। कर्जा जब बढ़ने लगा तो किसान आत्महत्याएं करने लगा और फिर इन्होंने 3 काले कानून थोप दिए कि लोग आमदनी तो भूल जाएंगे और इन 3 काले कानूनों में फंस के किसान रह जाएंगे। कहा पहले कानून में तो ये था कि इन जमीनों के मालिक अडानी और अंबानी जैसी बड़ी कंपनियां हो जाएंगी। ये कहा कि असीमित भंडारण की इजाज़त दे दी जाएगी कि जो भी स्टॉक करेगा वो ब्लैक मार्केटिंग कर सकेगा और इसी प्रकार से किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार के कानून आए तो देश की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने कहा ये तो किसानों के हक में हैं, परंतु किसानों के बेटों ने उनको पढ़ा, अच्छी तरह से जाना, तो जब नतीजे पे पहुंचे तो किसान विरोधी हैं। किसान तिलमिलाए और दिल्ली के चारों तरफ सारे बॉर्डरों पे डट के बच्चे, बूढ़े और जवान टोल प्लाजाओं पे बैठ गए। 380 दिन तक भूखे प्यासे, जिनके ऊपर से सारे मौसम गुजर गए, सर्दी गई, गर्मी गई और 700 से ज़्यादा जाने चली गई। देश के प्रधानमंत्री को होश आया, 380 दिन के बाद कहने लगे हम ये कानून किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इनको वापस लेते हैं। वो तब हो सका था, किसानों ने ठान लिया था कि जान दे देंगे, परंतु एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और इस देश की सल्तनत को हिला के रख दिया था। जो लोग ये कहते थे ये किसान तो जलेबी खाने वाले हैं, हलवा खाने वाले हैं,
विदेशों से धन आता है इनके पास, जो इनको आंदोलनजीवी कहते थे, जो लोग इनको तरह तरह की संज्ञाएं देते थे, उनके मुंह पे तमाचा लगा था और वो काले कानून वापिस हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के कानून लेकर के आई कि पराली फूंक देगा कोई, घास फूंक देगा तो 1 करोड़ रुपये जुर्माना लग जाएगा और 10 साल की कैद हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार का बिजली का कानून लेकर के भी आई थी। कहा था कि बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगे, 18% का फायदा बड़ी कंपनियों को होगा, चाहे वो बीपीएल धारक हैं, चाहे वो किसान है, किसी को सब्सिडी नहीं मिलेगी, बिजली किसी प्रकार से मुफ्त नहीं होगी। और ये कानून भी धन्य है किसानों के आंदोलन ने के ठंडे बस्ते में रखवाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो आपके सामने हरियाणा प्रदेश की कैसी दुर्दशा की कि आज हरियाणा प्रदेश जिसको हरा भरा कहते थे, ये तो मुझे लगता है किताबों में है। हरा भरा जरूर दिखाई देता है परंतु नीचे से खोखला है। 2,86,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और हरियाणा प्रदेश की सरकार 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उधार लेकर के, कर्जा लेकर के काम चला रही है। साथियों, वो हरियाणा का नौजवान जिसको ये कहा जाता था कि हरियाणा के बांके हर जगह पहचाने जाते हैं, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा बन गया। आज हरियाणा प्रदेश में 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। हरियाणा प्रदेश में एक रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 का सूबा है। और हमें भी लगता है किसी को नौकरी तो मिली नहीं, नौकरी मिलेगी भी हमें कैसे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में, हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पैसे 3 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं और 32 पेपर बेच दिए जाते हैं और फिर कह देते हैं तो लीक हो गए। हरियाणा प्रदेश में इससे जीता जागता सबूत क्या मिलेगा। आपके पड़ोसी विधायक हैं रणधीर सिंह जी पुंडरी के, उनके बेटे को नौकरी लवाने के लिए 49 लाख रुपए दिए गए, पर्चा दर्ज हुआ और शायद वो भी ये कहता होगा कि बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के नौजवान का जिस बेटे को लाड प्यार से पाला था, जिस बेटे को पढ़ाया था, जिस माँ बाप ने उसको पुचकारा था, आज उसका हरियाणा प्रदेश की धरती से मोह भंग हो गया। हरियाणा प्रदेश की धरती को तिजांजलि दे करके आज 7 समुद्र पार जाके डोंकी वीजा लेके अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के जीवन यापन करने की सोच पाले बैठा है। आज हरियाणा प्रदेश में जो अग्निवीर योजना लागू की, सबसे आघात हमें पहुंचा कि मिलिट्री में हमारा 10वां नौजवान हरियाणा प्रदेश का है कि ले दे करके हम ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों के पास ये फौज थी, फौज को भी ठेके पे दे दिया कि 4 साल के लिए भर्ती हो गए, अग्निवीर रहेंगे और फिर वो रिटायर हो जाएंगे। पहले फौज में जाते थे, 16 साल नौकरी करते थे, फिर उनको अस्पतालों में दवाई मिलती थी, मुफ्त में राशन मिलते थे, कैंटीन की दुकान पे जाकर के वो इस प्रकार से सामान ले सकता था, अस्पतालों में मुफ्त इलाज होते थे, पेंशन मिलती थी। परंतु नहीं मेरे साथियों, आज 4 साल के बाद कोई फौजी आएगा तो उसकी पेंशन नहीं होगी। और हरियाणा प्रदेश की कैसी बेरोजगारी में स्थिति कर दी कि ये भाई सिंदूर और बैठे हैं। नरेगा का बजट आए बरस 20 लाख करोड़ रुपए घटा दिया जाता है। जो मजदूरी 100 दिन के लिए मिलनी चाहिए थी, 100 दिन का काम जिन्हें मिलना चाहिए था, आज वो 27 और 28 दिन पे आके खड़ी हो गई। 27-28 दिन का रोजगार मिलता है, उसकी पेमेंट भी नहीं मिलती। अगर नरेगा का बजट कम कर दोगे तो फिर बेरोजगारी और बढ़ेगी। मेरा कहने का भाव ये था कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंची हुई है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि थाली बैठे क्या करें, थाली बैठ करके करना भी क्या है, कहीं न कहीं अपराध करते हैं जिसकी वजह से जेलों में चले जाते हैं। साथियों, मैं इसलिए कह रहा था कि हरियाणा प्रदेश की वो स्थिति है आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है। दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए, आज जल घर हैं तो जल नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में आप देखोगे बिजली घर हैं तो बिजली नहीं। आज देखोगे रजवाए हैं, माइनर हैं। मैं देखता आया हूँ कैथल से लेके आज यहाँ तक
किसी रजवाए में पानी नहीं, किसी डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी नहीं। आज स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं, टॉयलेट नहीं। हाई कोर्ट के फैसले आ रहे, सरकार को 5-5 लाख रुपए के जुर्माने लगाए जा रहे। आज अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं। आज हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा करके रख दी। ये लगता नहीं कोई हरियाणा प्रदेश का वाली वारिस है। ये लोग कहते तो थे कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं। हरियाणा प्रदेश में कोरोना काल था, जब हम डर के साए में जी रहे थे तो ये लोग यहाँ पे शराब बेचने का घोटाला कर रहे थे। जब हम डर के साए में जी रहे थे, हमारे घर तो पुलिस बिठाई हुई थी और उस टाइम में रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला कर रहे थे, पेपर लीक घोटाला कर रहे थे। आज भी हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार की शराब परोसी जाती है कि जमुनानगर में 22 लोग मर जाते हैं। आपका ये जिला भी अछूता नहीं रहा। जहाँ हरियाणा प्रदेश में दर्जनों घोटाले हुए हैं, आपके ज़िले में भी सफाई के नाम पे 32 करोड़ रुपये आए थे। 32 के 32 करोड़ रुपये डकार के एक भी गांव में एक झाड़ू नहीं लगा। और किसी गांव में से ट्राली दिखाई गई, उठाई गई, और किसी गांव में से कूड़ा करकट इकट्ठा किया दिखा गया। जिस गांव में एक पेड़ा भी नहीं, उसमें जंगल साफ कर दिखा दिया, जंगल ही जंगल दिखा दिए। मेरे साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 32 के 32 करोड़ रुपए की जांच विजिलेंस को मुख्यमंत्री ने दी हमारा शोर मचाने के बाद, और फिर फोन कर दिया कि इस जांच को आगे नहीं बढ़ाना क्योंकि मेरे विधायक और मंत्री इसमें फंस जाएंगे। साथियों, यहाँ पे रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ कि स्कीम बनाई कि 800 फुट दिखाया, सामान गिरा और 150 फुट पर रिचार्ज बोर्ड लगा दिया और सारी पेमेंट ले गए, संद से जा करके रसीद ले आए। ठीक इसी प्रकार से तालाब खुदाई घोटाला हुआ। आपके तालाब एक है, उसको नरेगा से भी, पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा से भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट से तालाब किसी ने खोदा, पैसे कोई ले गया। कमाल की बात है। और इसी प्रकार से फिर ग्रांट बांटने चली और चल करके ग्रांट बांटी, कैसे अपने रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपये दे दिए और कोई गरीब दिखा ही नहीं। मैंने उस बात को उद्धृत करते हुए हर समाचार पत्र में छपवाया और उसका नतीजा ये निकला कि हर जगह वो पैसे, मुझे तो लगता है उनको भी नहीं दिए होंगे, रिश्तेदारों से वापस ले लिए होंगे। आज हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाए गए और पहचान पत्र में आपने देखा होगा कि आमदनी 1,80,000 लिख दी, 5 लाख बुढ़ापा पेंशन कट गई, 10 लाख राशन कार्ड कट गए। और एक कोई भी स्कीम लेकर के आते हैं, उसको लागू करने से पहले ही उसमें झगड़े करवा देते हैं ताकि वो बन ना सके। आज तक मैं क्या समझूं कि आज 9 बरस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज राजौंद का डिक्लेयर हुआ। हमारी इस मीटिंग को देख के आज कहा कि आज मंजूरी मिल गई। माँ, तुम्हारे दिन बचे कितने, तुम बचे कितने दिन रह गए, और वो भी कहाँ मिली, वीर बांगड़े में। और इसी प्रकार से मेरे साथी कह रहे थे कि उस वक़्त में काम बनते थे। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं थोड़ा काम करवाने में और सारे कामों में, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे नौकरी लगवाने का है, चाहे कोई गली बनवाने का है, नाली बनवाने का, वो तेज गति से चलता था। वो ज़माना, उस वक़्त के कुछ साथी हों भी गए, परंतु कुछ बिछुड़ भी गए। परंतु मैं जब भी ऐसे प्रोग्राम करता था, सरकार आपके द्वार लगते थे, तो मैं ये कहता था, आपको याद होगा कि गांव-गांव में ठठेरे आते हैं और वो आवाज़ देते हैं, कहते हैं को भांडे कली करा लो, और फिर लुगाई उनके सामने बर्तन डाल देती हैं और वो उसको भांडे कली करके दे देता है और वो कहता है कि 6 महीने कोई पकवान इसमें पतलाएगा नहीं। मैं कहता था को गली बनवाओ, नाली बनवाओ, टूटी लगवाओ, कोई रजबाया निकलवाओ, कोई सड़क बनवाओ, परंतु हम ऐसा काम करके जाएंगे 25 बरस तक किसी को किसी के सामने दरखास्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, जो उस वक़्त में पाई क्षेत्र में गांव थे, एक दिन की चर्चा थी, सवेरे भी थी चर्चा। मैं कहा तुम उसके विकास के याद करो। भैणी गांव में स्कूल नहीं बन रहा था, छोटा गांव था, सारे कमरे बनाए, गले स्कूल बना दिया 8 का। कठवाड़ का स्कूल देखो, कमरे बनाए 10 का कर दिया। आगे धोस का स्कूल
8 का कर दिया, 7 कमरे बनवाए, नाना गांव का स्कूल बनाया, सेकेंडरी स्कूल, +2 का सारे कमरे बनवाए, नर्ड का सारे कमरे बना के स्कूल बना। नर्ड का स्कूल देखो और 16 का देखो, +2 का सोंगल का +2 का देखिए, माजरा का आकर के 10 का देखिए, पाई का अंदर स्कूल बना खूबसूरत लड़कियों का देखना, और फिर शेरदा गांव में आना तो कॉलेज बना पाया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हर तरफ हर स्कूल में कमरे मैंने बनाए, उसके बाद एक सिंगल कमरा नहीं बना। 6 रजवाए आज भी मिसाल है। सुदकन और जखौली का लिंक जो जुलानी खेड़ा को बना वो मैं मंजूर करके गया। कोटड़े की एक्सटेंशन मैंने मंजूर करी थी, और गुलियाना वाले भाई आए हुए हैं तारागढ़ वाले, वो आज इस दुनिया में रणदीप सिंह और नहीं रहे, वो मेरे पास आते थे, मैंने वो रजवाया निकाला था। आप सबको पता हुआ खेड़ी सैरू माइनर मैंने निकाला, इसी प्रकार से नैना का माइनर मैंने निकाला। परंतु मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि वो क्या थे क्या नहीं, गली नाली टूटी सड़कें पड़कें सब हो गई, परंतु ये काम के बदले कभी भी कोई जीत नहीं सकता। ये सोच भी लिया कि अगर काम के बदले जीतते तो जो ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से फिर सदाई जीतते, सदाई रहते, परंतु ऐसा नहीं है, कोई आसान भी नहीं है। ये आपस में काम करने की होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। साथियों, आप समझते हैं आज झांक करके भी नहीं देखते लोग आके हल्के में। आपके MP कौन हैं पता है के? सैनी है, नायब सैनी है। और आपकी मंत्री कौन है? कमलेश टांडा है। तारी होगी, मेरी कौन है? इस बात के लिए मुझे खुशी है, सुरेश कह रहा था कि आप वोट देते वक्त देखना, ये करना। अरे कोई नहीं देखता, आप ये इस बात को समझना कि उन्हें जरूरत भी नहीं, इस बात पे वोट दे दिए कि यह गरीबनी है, इसकी मकान की लेपड़ पट रही है, वह ठीक करा लेगी, छोरा ब्याह लेगी, छोरी ब्याह लेगी। अरे 4 करोड़ का एफिडेविट दिया हुआ था, या गरीबनी नहीं, आपा गरीब। हाँ साथियों, आज सुख दुख में आने की जरूरत भी नहीं रही। क्यों आएगा नायब सैनी? कोई ग्रांट दी नहीं, किसी गांव में आया नहीं। आते हैं इन दिने आगे आएंगे। अब एक तो नारियल और एक रखेंगे पत्थर, नारियल फोड़ देंगे, पत्थर ला देंगे, नारियल फूट कर चला जाएगा, और उसके ऊपर पत्थर के ऊपर आपने गाड़ के चले जाएंगे। बच के रहना, कदे थारी पीठ पे ना गाड़ दें गाने वाले। आप आएंगे, आ करके जात पात की दुर्भावना फैलाएंगे, गोतनाथ की दुर्भावना फैलाएंगे, खापों के प्रतिनिधि बन जाएंगे। अब आपके बीच में आकर के कहेंगे कि ये तो जात पात की बात है। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से आरक्षण में 32 नौजवान मराए थे। गुरमीत राम रहीम जी के मामले में प्रकरण को लेकर के किस प्रकार से 42 लोग मरे थे। आपको पता है किस प्रकार से किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म रहा कि 700 से ज़्यादा किसान मारे गए। आप सब जानते हैं। इस बात के लिए भी सचेत रहना, सजग रहना, इस श्रृंखला को और मजबूत करना। हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? काको किसको धन है और कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जग को बस में कर ले। कौवा किसी को लेता थोड़ा ही है और कोयल किसी को देती भी नहीं, परंतु कोयल अपनी मीठी बाणी बोल करके जग को बस में कर लेती है। साथियों, हम गांव में बसने वाले छत्ती जात के भाई, आज मैं देख रहा हूं छत्ती जात के भाई इस मीटिंग में विराजमान हैं, परंतु हमारे इस भाईचारे के खिलाफ गांव में जो 36 जात का भाईचारा, इसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, जात पात की दुर्भावना फैलाना चाहते हैं और वोट हासिल कर लेते हैं। मैं विशेष तौर से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि साथियों, एक समय आएगा आप फिर जात पात की दुर्भावना फैलाएंगे, धर्म और मजहब की लड़ाई कराई थी नू में, परंतु इनका दाव नहीं लगा। इसी प्रकार से इनका मकसद है कि आपस में लड़ाना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा रामायण याद दिलाता हूं। आपके सामने है
कि भगवान रामचंद्र का रावण का युद्ध हो रहा था। रावण भी महाबली थे। जब रामचंद्र जी तीर चला रहे थे, एक बाजू को काट रहे थे तो 10 बाजू रावण के निकल के आ रहे थे। और इसी प्रकार से जब एक सर काटते, धड़ काटते तो 10 सर निकल के आ रहे थे। जब 10-10 धड़ निकल के आए तो रामचंद्र जी चिंतित थे, सोच रहे थे तो वास्तव में महाबली है, इसको कैसे मारूंगा। तो विभीषण आए तो कान में कहने लगे कि हे राम, आप जो कर रहे हो इस तरीके से ये होने वाला नहीं। रावण ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में तीर मारो, सीधा सा मतलब होगा कि ये उसी टाइम मर जाएगा। आप इसकी नाभि में तीर मारोगे तो मूर्छित हो जाएगा, मर जाएगा। रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया, उसकी नाभि में तीर मारा और रावण मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी हंसे तो रावण कहने लगे, हे राम, हंसिए नहीं, मैं तेरा मारा हुआ नहीं मरता, ये तो मेरा भाई था विभीषण जिसने भेद बता दिया। अगर आप सारे के सारे एक माला के मोती बन के जड़ के खड़े हो गए तो मैं ये मान के चलता हूँ टिकट पार्टियों की नहीं, जनता की सबसे ताकतवर होती है। और आपके सामने है, मैंने लगातार 5 बार टिकट ली है। 5 बार में से 2 बार क्यों हार गया? क्योंकि उस टाइम जनता का मुंह दूसरी तरफ था। हम सड़क पे को जाते जाते, कल मैं एगर पंडित जियों के पास बैठा था तो मैंने कहा कि हम जाते जाते बता देते हैं कि माहौल कैसा है। कहने लगे वो कैसे? मैं कहा 40 साल में कुछ भी नहीं करा। गामा के गोरे से निकलता हूँ, सड़कों पे निकलता हूँ, जब राम राम पे 2 हाथ उठते हैं तो समझ जाता हूँ लोग खुश हैं। अगर मैं 2 ही हाथ जोड़ता हूँ और मड़ी से न्यू करते हैं तो समझ लेना कि मेरे से नाराज हैं। अब ए देवताओं तुम खुश हो। मैं इस बात के लिए विशेष तौर से लाइट गई साथियों, जो मैं ये कह रहा था, टिकट पार्टियों की नहीं, पार्टी की टिकट तो जुगाड़ हो जाया करते हैं, परंतु इस जनता का जुगाड़ कौन करे? सवाल इस बात पे है, इसका जुगाड़ बिठाओगे तुम। एक होते हैं नेता, एक होते हैं फिर कार्यकर्ता, फिर होती है जनता, फिर जनता से भी आगे आम जनता। अगर इसके बीच की कड़ी कोई है तो वो हैं आप साथी, जिनको मैंने विशेष तौर से कार्यकर्ता नहीं मैं कहता, मित्र साथी, इसीलिए इसका मिलन समारोह नाम रखा है। इसमें इसलिए नहीं रहे हम कार्यकर्ता, हम किसी पार्टी में नहीं, ना को दल है, ना को बल है, ना को बाहुबल है, ना को धन बल है। भाई रामपाल माजरा आगे बढ़ो। आज अगर कोई बल है तो आपका बल जरूर है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बोलता रहता है। आगे ना भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, ना किसी और से मुकाबला है, मुकाबला ईडी से है, सीबीआई से है, इनकम टैक्स से है, जिसका हमें कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है कि जब भी कोई महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, अगर कोई किसी प्रकार की सरकार की कानून व्यवस्था की बात करता है, अगर कोई बेरोजगारी पे बोलता है तो फिर उसके पीछे सीबीआई, ईडी और इस प्रकार से फंसाने के प्रयास किए जाते हैं। आपके सामने बोले थे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सतेंद्र जैन बोले थे जेल में हैं, लालू प्रसाद यादव बोले उनके पीछे भी ईडी लग गई, बोले थे ओम प्रकाश चौटाला उन्हें जेल जाना पड़ा था। और बहुत से नेता, लाखों लोग आज भी इस ईडी की वजह से जेलों में हैं, सीबीआई की वजह से जेलों में हैं। आने वाले समय में संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है तो साथियों हमें सबको इकट्ठे होना है और किलैत विधानसभा क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करना है। इन गूंगे बहरे लोगों को हरियाणा की विधानसभा से बाहर करना है। क्या इनके मुंह में आवाज़ नहीं? पैसे मांगते हुए तो 3-3, 4-4 हाथ आते हैं, खुद का आता है, बेटा का आता है, भाई का आता है, और हरियाणा विधानसभा में एक दिन के लिए एक शब्द कहना इस जनता के लिए आप 2 लाख के नुमाइंदे चुपचाप बैठ करके आ जाते हो। सिवाय लूटने के कोई काम नहीं जो चल रहा, तुम कब तक खामोश रहोगे? तुम बताओ मुझे, कितने दिन तक खामोश रहे हुए? भाई कोई फैसला रामपाल करेगा कि नहीं करेगा या सोच रहे हैं अरे मैं क्या फैसला करूंगा, थारा फैसले पे फूल चढ़ाऊंगा,
थारा फैसला ठीक है तो मेरा भी ठीक है। अगर आप लोगों ने इस बात को सोचना ही पड़ेगा तो मैं भी जाके दिल्ली में लाइन में लग जाऊंगा, पिछली बार वाली हो जाएगी, रहने दो, और ये ठीक है, थारली लाइन में लगना ठीक है। मैं इस बात को लेकर के विशेष तौर से आपको बुलाया था कि ये भारत कह रहा था टिकट आप देने वाले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, उनकी इंतजार मत करो, और ना इंतजार की जा सकती, अब खामोश रहा नहीं जाएगा। तो साथियों, विशेष तौर से मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ना खामोशी भली ज्यादा और ना किसी की लाइन में भी लगना भला नहीं। अपनी लाइन खींचो, और अपनी लाइन इतनी बड़ी खींचो कि दूसरे की लाइन अपना आप छोटी हो जाए। आपने किसी की लाइन काटने की जरूरत नहीं। विशेष तौर से मीडिया के पर्सन यहाँ पे खड़े हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हमने किसी की आलोचना भी नहीं करनी कि हम इसी में उलझे रहेंगे कि रेड़ा का में घपला हो गया तालाब में, चौशाला में घपला हो गया तालाब में, सफाई घोटाला हो गया, खाने वाले खा गए, हमें क्या लेना देना। हम इसकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और उनके ऊपर हमारी आवाज़ बहुत दबाव बन के गूंजती रहेगी। परंतु आप लोगों ने, सोशल मीडिया के साथियों ने, जितने तुम साथी